वाकिफ कहाँ है ज़माना हमारी उड़ानों से। वाकिफ कहाँ है ज़माना हमारी उड़ानों से। वो और थे जो हार गए आसमानों से। वो और थे जो हार गए आसमानों से। बहुत नमस्कार। साहित्यिक टॉक विद गरिमा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पटल पर प्रत्येक रविवार हम हाजिर होते हैं एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। और आज जो जाने माने साहित्यकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं उनका परिचय देना चाहूँगी। ये इतिहास के प्रवक्ता हैं, जो कि वर्तमान में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पाली फरीदाबाद में कार्यरत हैं। और ये विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु सरकारी नीतियों में कार्यान्वयन में सहयोग करते हैं और इसके साथ ही शिक्षण से जुड़े प्रशिक्षण जो कार्य हैं उन्हें भी संपन्न कराते हैं। ये पिछले 12 वर्षों से कई कार्यशालाएं और प्रशिक्षण शिविरों में, उसके साथ ही जो भी संगोष्ठियां होती हैं उनमें सहभागी रह चुके हैं। साथ में SCERT हरियाणा गुरुग्राम के प्रदत्त जो 7वीं कक्षा के मॉड्यूल उड़ान का लेखन और 11वीं के इतिहास विषय की समीक्षा तैयार करते हैं। इसके साथ ही सरकार द्वारा दी जाने वाली शिक्षण छात्रवृत्ति हेतु परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी तैयार करते हैं। समय समय पर SCERT और NCERT के लिए सर्वे करते हुए भिन्न भिन्न आंकड़े एकत्रित करने का कार्य भी ये करवाते हैं। गत 21 जनवरी 2023 को मलेशिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के बौद्ध धर्म का योगदान विषय पर शोध पत्र भी इन्होंने प्रस्तुत किया है। जब हम इनके लेखन की बात करते हैं तो इनके जो है पुस्तकें और उपन्यास जो हैं वो प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से मेकअप के रंगों में पति पत्नी उपन्यास जो है वो प्रमुख है। लड़की देखनी है चलोगे नामक कहानी संग्रह भी इनका प्रकाशित हो चुका है। माटी कहे कुम्हार से नाम की विचार समीक्षा भी इनकी प्रकाशित हो चुकी है। और आत्मा लोक की सैर जो कि अप्रैल 2023 में प्रकाशित हुई थी, ये उपन्यास जो है इनका प्रकाशित हो चुका है। मन की महाभारत नाम से वैचारिक नाटक भी ये लिख चुके हैं। और इनका प्रथम काव्य संग्रह जो था काव्य सरिता, जो कि जून 2023 में ही प्रकाशित हुआ है। यादों की विरासत के नाम से आत्म संस्मरण जो है जुलाई 2023 में ही प्रकाशित हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय परिचर्चा रूपरेखा 2023 नाम से विचार समीक्षा भी जो है ये प्रकाशित कर चुके हैं। और मैं कोटा हूँ नाम का उपन्यास भी इन्होंने प्रकाशित किया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियों में भी सहभागी रहते हैं। और इनके जो काव्य पाठ हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, वो हम ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से सुनते ही रहते हैं। तो सबसे पहले मैं जलवंत सिंह जी का हमारे मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आज उन्होंने अपना कीमती समय हमारे मंच को प्रदान किया और अपनी साहित्यिक यात्रा की जो चर्चा है, अपनी साहित्यिक यात्रा हमारे साथ साझा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं जलवंत सिंह जी का हमारे मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बड़े अच्छे से जानकारी दी। सरकारी सेवा में रहते हुए मैं कार्य कर रहा हूँ और इसके बारे में जो मेरा अपना जॉब एक नेचर वर्क हमारा होता है, वो सारी चीज़ें किस किस तरह से कौन कौन से हमें कार्य निश्चित किए जाते हैं, वो सारा आपने बताया बहुत अच्छे तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपके साथ जुड़ करके भी। जी जी। प्यासे रहो न दश्त में बारिश के मुंतजिर, मारो ज़मीं पे पाँव की पानी निकल पड़े। अब आइए हम जो है जलवंत सिंह जी की साहित्यिक यात्रा जो है उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न मैं जो कि हर साहित्यकार से, हर लेखक से पूछती हूँ कि इस साहित्यिक यात्रा की शुरुआत किस प्रकार से हुई, कैसे आप लिखने में आए? जी मैम, स्कूल कॉलेज के दिनों में मैं लिखता था, लेकिन वो जस्ट थोड़ा बहुत, कभी कोई आर्टिकल राइटिंग वगैरह जैसे कॉलेज मैगजीन्स होती हैं उसमें थोड़ा बहुत लिख दिया, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ नहीं था। विशेष तौर से ये क्रेडिट जाता है जब कोरोना टाइम आया, तो कोरोना में बहुत सारा ऑफिस वर्क वगैरह भी हम लोगों के भी बंद हो गए थे, तो घर में ही रह करके
ऑनलाइन मोड में सभी कार्य वगैरह करने पड़ते थे, तो उस समय सबसे बड़ी बात है कि समय को किस तरह से काटना है, ये चीज़ थी। तो अब एक तो या तो रो करके या रोजाना टीवी पर जो बैड न्यूज़ सुन रहे थे, उनके माध्यम से नकारात्मकता को बढ़ा करके या तो उस वक्त को काटा जाए, या उसमें कुछ अच्छा बेहतर सोच करके क्रिएटिविटी के साथ में कुछ किया जाए। तो उस समय मैंने दूसरा रास्ता कि जो शौक एक दब गया था आगे चल करके अपना ग्रस्त जीवन और अपना कार्य क्षेत्र में सरकारी सेवाओं में आने के बाद में 2 साल पहले मैंने 2-3 साल पहले जब ये कोरोना पीरियड चला, उस समय मैंने लिखना शुरू किया दोबारा से। तो और उस समय जिस तरह के हालात बने हुए थे, जिस तरह से नकारात्मकता फैली हुई थी, मैंने उन्हीं चीज़ों को उठाया। शिक्षा से मैं जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए लेखन के अंदर मैंने शिक्षा के ऊपर, चाहे मैं माटी कहे कुम्हार से की बात करूं, चाहे मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करूं, तो एजुकेशन से हम लोग ऑनलाइन मोड में जुड़े हुए थे, तो मैंने उन चीज़ों को लेना शुरू किया। इसके अलावा जो पर्सनल जो अपना लाइफस्टाइल था या अपने जो एक्सपीरियंसेस थे, उन चीज़ों को शब्दों में पिरोना शुरू किया। सबसे पहले उस दौरान जो मेकअप के रंगों में पति पत्नी, ये मुद्दा था कुछ जो मुझे लग रहा था कि भाई वैवाहिक जो दाम्पत्य संबंधों के साथ हम लोग जी रहे होते हैं, लेकिन बहुत जगह मैंने यही देखा है कि बस उस समय को काटा जा रहा है, एंजॉय नहीं किया जा रहा। जैसे तैसे ठीक है, 7 जन्म का साथ है, निभाना है, इस तरह की फीलिंग्स के साथ जबरदस्ती एक एडजस्टमेंट वाली बात मैं महसूस करता हूँ। उस समय भी ऐसा कुछ लग रहा था, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पहला जो मेरा उपन्यास था मेकअप के रंगों में पति पत्नी, कि किस तरह से हम दिखाने की तो कोशिश करते हैं सामने वालों को, लेकिन अंदरूनी तौर पर हम कितने परेशान होते हैं इन्हीं संबंधों में। तो उस चीज़ को मैंने शुरुआत करी थी कोविड के समय से। वो मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला। जैसा मैंने बताया कि गलत चीज़ें बहुत हुई, दुर्भाग्य लोगों का बहुत जुड़ा रहा, पर हमने उस चीज़ में सकारात्मकता देखने का प्रयास किया। मैंने अपनी लेखन की शुरुआत की क्योंकि मेरे पास वक्त था। मैं तो ये शुरुआत तो हमारी वहाँ से शुरू हुई। उसके बाद में फिर लड़की देखनी है चलोगे काव्य संग्रह, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के साथ मैं जुड़ा रहता हूँ, उसके ऊपर बार बार हम लोग सेमिनार वगैरह कराते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी बहुत सारी लिंग समानता के ऊपर करनी होती हैं हम लोगों को। तो माटी कहे कुम्हार से मैं लड़की देखने हैं चलोगे के एक पुराना एस्पेक्ट है कि जब भी मैरिज के लिए शादी की बात हो रही होती है तो एक बड़ा पुरानी सी बात कह देते हैं, भाई कहाँ चलना है, लड़की देखनी है, चलना है। तो ये बड़ा अजीब सा ही एक ट्रेडिशनल थॉट मुझे लगता है आज भी, कि क्या देखेंगे, क्या हम आज तक लड़की को समझ नहीं पाए। एक्चुअली लड़की देखने की चीज़ नहीं, लड़की समझने की चीज़ है। तो ये जो भी दिक्कतें हैं समाज के अंदर, देखते तो आ रहे हैं, लेकिन जो हमें फोकस करना चाहिए था, चाहे वो बेटी के रूप में है, चाहे वो पत्नी के रूप में है, चाहे वो मित्र के रूप में है, चाहे वो प्रेयसी के रूप में है, तो अलग अलग एस्पेक्ट को मैंने यहाँ पर लिया। लड़की देखनी है चलोगे में कहानी जो संग्रह बनाया, उसमें अलग अलग इन चीज़ों को लिया था मैंने। तो ये शुरुआत जो साहित्यिक यात्रा की बात हो रही है, ये यहाँ से हुआ था हमारा कोविड समय के दौरान। बिल्कुल, वो समय ही ऐसा था। और मुझे लगता है आपने विपत्ति के समय में जब सब नकारात्मक हो रहे थे, चारों तरफ से लोग परेशान थे, त्राहिमाम हो रहा था, लेकिन वही है कि आपने ऐसे समय को भी एकदम सकारात्मक रूप से प्रयोग किया। बहुत ही अच्छी सी बात है। और अब अगला प्रश्न है कि आपकी जो पहली कविता थी वो आपने कभी? कविता के बारे में वैसे मैं बोलूं कि मेरा इंटरेस्ट कविता में कम है मैम। वैचारिक समीक्षाएं, उपन्यास, सामाजिक कहानियां, मैंने अब तक ये 9वीं पुस्तक मेरी अभी मैं कोटा हूँ, ये अभी रिसेंटली मुझे कल ही ये मिली है, शायद आप देख पाएं। और ये अभी 7-8 दिन पहले ही इसका पब्लिकेशन हुआ है, मैं कोटा हूँ। तो ये जितना भी है मैंने एक्चुअली उपन्यास और मैं कोटा हूँ, और इसी तरह से एक आत्मालोक की सैर और मन की महाभारत, ये 3 मैंने लिखी। और ये तीनों ही जो किताबें हैं बेस्ड हैं सुसाइड के ऊपर, आत्महत्या जो लोग कर लेते हैं। मैं कोटा हूँ जो रिसेंटली आया है मेरा, ये कोटा में जो हमारे बच्चे कोचिंग के लिए जाते हैं और वहाँ पर जो इंसिडेंट होती हैं, करियर का जो दबाव रहता है उनके ऊपर, एग्ज़ाम को क्लियर करने का दबाव रहता है, माता पिता के सपनों को पूरा करने का दबाव रहता है, उस चक्कर में वो अगर नहीं कर पाते हैं, फेलियर वो सहन नहीं कर पाते, तो वो सुसाइड कर रहे हैं, और वो बड़ी चिंता का विषय था। तो मैंने जनवरी से लेकर के और अप्रैल तक इसमें लेटेस्ट
सारे डाटा वो उठाए कि जनवरी में कितने बच्चों ने कोटा में आत्महत्या करी, फरवरी में कितने बच्चों ने आत्महत्या करी, किस तरह के घर परिवार से वो लोग जुड़े हुए थे, क्या उनके सपने थे, किस सिचुएशन में चले गए वो। तो मैं कोटा हूँ, मैं पूरा 4-5 महीने तक का लेटेस्ट में पूरा जुड़ा रहा, सरकार के प्रयास क्या रहे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, एसपी साहब ने वहां पर क्या किया, और इसकी जिम्मेवारी किसकी है, क्या माता पिता की भूमिका कहाँ तक जिम्मेवार हैं, शिक्षक कहाँ तक जिम्मेवार हैं। तो चाहे मैं कोटा हूँ की बात करें, चाहे हमारा आत्मालोकी शहर, वो भी सुसाइड बेस के ऊपर ही था। तो यहाँ पर भी वही था कि मेरी कोशिश रहती है पॉजिटिविटी की ओर चलने की हमेशा ही। डिस्ट्रिक्ट के लिए भी हम लोग काम करते हैं, चाहे हमारे बच्चों में है, चाहे हमारे टीचर्स में है, चाहे युवा पीढ़ी के अंदर नकारात्मकता से उन्हें बाहर निकालने की कोशिश। तो आत्मालोक की सैर भी इसी तरह का था कि सुसाइड, वहां मैं कोटा हूं में सिर्फ स्टूडेंट्स लिए गए थे, लेकिन आत्मालोक की सैर के अंदर कोई भी कहीं पर भी व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो किशोर है, चाहे वो वृद्ध है। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं करते, अनपढ़ करते हैं, बच्चे करते हैं, वो नहीं करते। मैंने ऐसा महसूस किया है कि जब भी अवसाद की स्थिति में कोई भी व्यक्ति होता है, चाहे वो बच्चा होता है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, मैंने कर्नल्स वगैरह को, हाई स्कॉलर्स, पीएचडी, उन लोगों को भी सुसाइड करते देखा है। तो ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर जो भी इस अवस्था में गुजरता है। तो यहाँ पर भी मैंने यही बताया। आत्मालोक की सैर में सबसे मुद्दा जो मैंने ये रखा कि इनको सिंपैथी की जरूरत होती है। हमारे समाज के अंदर क्या होता है, सुसाइड का एफर्ट्स किया, बहुत गलत किया उसने। मैम सुन, हाँ जी। तो मैं इस मेंटेलिटी को बदलना चाहता था कि कभी भी जो आत्महत्या कर रहा है उसके प्रति भी नकारात्मकता, समाज का जो रवैया ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली वो समाज की हार होती है मैम, कहीं ना कहीं कि उसको इस स्थिति तक लाने का जिम्मेवार कौन है। किसी को देखिए, हर किसी को अपना जीवन प्यारा होता है, कोई भी स्वयं को खत्म नहीं करना चाहता। तो उस कटहरे में मैं यहाँ पर एक्चुअली समाज को ही खड़ा करना चाह रहा था। जो समाज अपनी भूमिका से बचना चाहता है, उसने सुसाइड का एफर्ट्स किया या वो खत्म अपने आप को कर लिया, आत्महत्या करना तो पाप है, लेकिन उसे पाप किसने करवाया, वो हालात किसने पैदा किए थे। तो मैं उस चीज पर जाने की कोशिश करी थी मैंने आत्मालोक की सैर। तो मैंने कहने का अभिप्राय मेरा यही है कि जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वैचारिक समीक्षाएं जो है सकारात्मकता से भरी हुई, ऊर्जा से भरी हुई, माहौल को बदलने की कोशिश ज्यादा की। फिर भी मैंने अपना एक काव्य संग्रह, समय समय पर कविताएं मैंने लिखी, जिसमें मैं थोड़ा बोलूं कविताओं के बारे में, हल्का सा बताऊं मैम। एक जैसा मैंने बताया, 9 मेरी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। 9 में से 8 किताबें मेरी वो या तो शिक्षा पर आधारित हैं, या वो आत्महत्या से जुड़े हुए मुद्दे हैं, या पति पत्नी और महिला सशक्तिकरण। ये 2-3 विषयों के ऊपर मैंने लिखा है। काव्य संग्रह मेरा एक आया है सिर्फ। तो शुरुआत जो की थी मैंने, मैं पहली ही लाइन, आपने कहा कि पहली कविता कब लिखी, तो सबसे पहली मैं जो मुझे ध्यान आता है, तकरीबन 5-6 साल पहले कुछ लाइनें मेरे दिमाग में गूंजी। अहम के अपने अति निकट हूं, अंतर मन से दूरी है, थका स्वयं से बातें करके लेखन की मजबूरी है। तो अहम के अपने अति निकट हूं, अंतर मन से दूरी है, थका स्वयं से बातें करके लेखन की मजबूरी है। तो वो जो एक पीड़ा थी, वो शब्दों का रूप कहीं ना कहीं लेना चाहते थे। तो ये सोच करके मैंने ये यात्रा अपनी शुरू की थी। और उसके बाद कविताएं, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा बहुत लिखा है मैंने, फिर भी जैसे मैंने एक सुखों का मानसून, एक कविता है जो काव्य सरिता के अंदर है, आई हुई है। अखबार में ढूंढता हूं मैं सबसे पूछता हूं, अखबार में ढूंढता हूं मैं सबसे पूछता हूं, कब बरसेगा मेरे सुखों का मानसून, कब बरसेगा मेरे सुखों का मानसून। चारों ओर सुखों का पानी, अपने दुख पर मुझको हैरानी। पड़ोसी के घर पर भी कल सुख की बदली बरसी थी, मैंने भी बुलाना चाहा, हवा आई ले उड़ी, मेरी नजर तरसी थी, कब बरसेगा मेरे सुखों का मानसून, कब बरसेगा मेरे सुखों का मानसून। मुझ में भी अभिलाषा है, मुझ में भी है प्यास, मेरे हिस्से के बादल मुझको करें उदास। फिर से हवा चली, छोटी सी बदली आई, कान में आकर उसने एक मीठी तान सुनाई। यहां मत देख इधर उधर, जो कर्म तेरे बाकी गढ़ा उधर नजर। पानी भी बरसेगा, गरजेंगे बादल, हिस्से का सुख मिले जरूर, आज नहीं तो कल। मौसम का पूर्वानुमान, कुछ जगह छोड़कर अपनी हदें तोड़कर पानी खूब बरसना है। मौसम का जैसे पूर्वानुमान होता है मैम, तो
ये वो लाइन लेने की कोशिश की है मैंने कि कुछ जगह छोड़कर अपनी हदें तोड़कर पानी खूब बरसना है, सुनकर मैं चकराया, नियति ने फिर मुझको भरमाया। बहुत भले ही पानी खूब बरसना है, कुछ जगह छोड़कर, कुछ जगह छोड़कर यही जगह मैं हूं, यही जगह मैं हूं, मुझको तो अभी तरसना है। अखबार में ढूंढता हूं, ये सबसे पूछता हूं, कब बरसेगा मेरे सुखों का मानसून, मेरे सुखों। तो ये कविता थी। इसी तरह से मैं हम में से ज़्यादातर लोग हैं, मैं भी अपने गांव को छोड़ करके शहर में सेटल हुआ, बिल्कुल। तो हम कई बार अपनी जड़ों को भूल जाते हैं, अपने गांव को भूल जाते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक कविता लिखी, दो बूंद संस्कार की। बहुत उसकी कुछ पंक्तियां मैं बताना चाहूंगा। स्वागत है, स्वागत है। जी। माना शहर आना मजबूरी था, लेकिन बुजुर्गों का सिर पर हाथ भी तो जरूरी था। बिल्कुल, वक्त। इस शहर से मेरे गांव तक की दूरी बहुत कम है, लेकिन अफसोस सब रिश्तों की दूरियां बहुत बढ़ गई। चाची चाचा ताऊ ताई ढेर सारे रिश्ते गांव में ही छोड़ आए। अब यहाँ सिर्फ अंकल आंटी रहते हैं। कमरे से भी कम जगह दिल में देखकर, कमरे से भी कम जगह दिल में देखकर वे भी वापस जल्दी चले जाते हैं। भले ही हम यहाँ कुछ अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन फटी जेब बहुत कुछ गंवा रहे हैं। ऑनलाइन माँ बाप के पास सब कुछ है, कमाते जिनके वास्ते उनके लिए समय नहीं है। इसलिए परवरिश विकलांग है, संस्कारों को बैसाखी की जरूरत है। बिल्कुल, परवरिश विकलांग है, संस्कारों को बैसाखी की जरूरत है। अपने बच्चों के लिए आओ एक अभियान चलाएं, अपने बच्चों के लिए आओ एक अभियान चलाएं। दो बूंद संस्कार हर रविवार उन्हें पिलाएं, दो बूंद संस्कार उन्हें हर रविवार पिलाएं। किस तरह के शहर में हालात हैं? फर्जी अकाउंट बनाकर फर्जी लोग फर्जी संवेदनाएं बेच रहे, दूसरों से जबरदस्ती लाइक्स खरीदी जा रही, नकली जीवन की नकली बातें बेसुरा राग गा रही। बिल्कुल। भाई बहन एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने में मस्त है। भाई बहन हम एक ही घर में रहते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं। सुख दुख के झूठे इमोजी, सुख दुख के झूठे इमोजी सच्ची संवेदना की हत्याएं करने में व्यस्त हैं। कोई ढिंडोरा पीटने के लिए लोकेशन दिखा रहा है, गुड मॉर्निंग का मैसेज पीठ पीछे छुरा लेकर आ रहा है। उधर मोहल्ले का बदमाश अनमोल वचन के स्टेटस लगा रहा है। झूठी प्रसिद्धि पाने को तड़पती मानवता का वीडियो बनाया जा रहा है। अपनों के लिए वक्त नहीं, रात भर चैट की मारामारी है। पेरेंट्स अगर कुछ कहें तो टाइम नहीं है, तो अपनों के लिए वक्त नहीं, रात भर चैट की मारामारी है। जज्बातों का नकली बाजार सातों दिन और 24 घंटे भारी है। जाने यह नेट का पैक क्या क्या खाएगा। आखिरी पंक्ति पर मैं थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा मैं। जाने ये नेट का पैक क्या क्या खाएगा। सच में एक दूसरे को कनेक्ट करने का, एक दूसरे को कनेक्ट करने का अनलिमिटेड पैक कब आएगा, अनलिमिटेड पैक कब आएगा। ये थोड़ी मैंने 2-3 आपको कविताएं बताई। ये काव्य जैसा मैंने बताया कि कम लिख पाता हूँ काव्य पर मैं, तो कोशिश करता हूँ। सटीक लिखते हैं, सटीक लिखते हैं। धन्यवाद मैम जी। तो इस तरह से आज के समय पर जो है बिल्कुल सटीकता से आपने लिखा हुआ है, और आज की परिस्थितियों को, हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है उसको समझते हुए आपने बहुत सही तरीके से लिखा है कि हमारी पीढ़ी जो है वो किस तरीके से संस्कार विहीन होती जा रही है, और बिल्कुल ज़रूरत है उसको दो बूंद संस्कार की हरिद्वार। तो बहुत ही अच्छी बात आपने इसमें कही। और अगला प्रश्न जो है मैं परिवार के लिए ही पूछना चाहूँगी आपके, कि अब आप एक शिक्षक जो है रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही ऊर्जा और समय मांगती है। बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके पास रही हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी आपकी रही हैं, ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। तो ऐसे में आपने लेखन किस तरह से जो है वो मैनेज किया? कभी परिवार को शिकायत नहीं रही कि हमारा समय आपने 8-8 किताबों में दे दिया? जी मैम, बिल्कुल आपने मैं कहूँ कि दुखती रग पर हाथ रख दिया इस प्रश्न को पूछकर। नो डाउट जिम्मेवारी है,
क्योंकि मैं डाइट में काम करता हूँ, तो डाइट में डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं हमारी, कि ज़िले के अंदर जितना भी हमारा रिपोर्ट्स है, सर्वे है, मॉनिटरिंग है, विजिट्स वगैरह हैं, एनसीईआरटी, एससीईआरटी की चीज़ें हैं, वो सारा हम लोगों को करना होता है। तो व्यस्त शेड्यूल रहता है, बहुत ज़्यादा वक्त तो खैर चाहिए होता है लिखने के लिए, पर मैं नहीं लिखता तो 20-20 दिन तक नहीं लिखता, कई बार जब ऑफिशियल वर्क कई बार बढ़ जाता है। मेरा अपना एक मैंने मोटो लिया हुआ है मैडम, खूब लिखो ना लिखो पर खूबसूरत लिखो, लिखो ना लिखो पर खूबसूरत लिखो। और वो खूबसूरत से मेरा अभिप्राय क्या है, संयमित और अनुशासित। लिखने का अभिप्राय ये नहीं है कि आप कुछ भी लिख दीजिएगा, आपको खूबसूरत लिखना है, संदेश के साथ लिखना है, जिम्मेवारी के साथ लिखना है। तो लिखा मैंने भी, बस यूं कह लीजिए कि वक्त में जरूर परिवार को कई बार दिक्कतें होती हैं और कई बार शिकायतें भी होती हैं कि भाई आप इसमें लग जाते हैं, पर मेरी पूरी कोशिश फिर भी वहां पर ईमानदारी से संतुलन बनाने की होती है कि जब भी मौका मिलता है, जैसे कि हम लोग कल ही घूम करके आए हैं मंसूरी और ये आगे, तो कोशिश बीच बीच में होती है कि उनकी शिकायतें भी दूर कर दी जाएं। बच्चे का ऑफ था हमारे, तो और मुझे लग रहा था कि इससे पहले कि कहीं दूसरा सर्वे ना आ जाए, दूसरे कहीं व्यस्त मेरी दिनचर्या ना बन जाए, तो मैं कोशिश करता हूं मैडम। ये सारी चीजें, मेरा ये मानना है कि वक्त जो है, जो लोग कहते हैं वक्त नहीं है या वक्त कम पड़ गया, जैसे आप अभी कह रहे थे कि कैसे वक्त को मैनेज करते हैं, मैम वक्त सभी के पास 24 घंटे होते हैं। जो महान व्यक्तित्व हुए हैं, जो प्रसिद्ध लोग हुए हैं, हिस्टोरिकल जो भी लोग हुए हैं, उपलब्धियां जिन्होंने हासिल करी हैं, जिन्होंने इतिहास रचे हैं, उनके पास भी वही 24 घंटे थे। समस्या हमारी समय का सदुपयोग करने की होती है। वक्त बहुत होता है मैम। ऐसा ही मैं वर्किंग करता हूँ, खूब अच्छे से वहां पर भी अपना कर रहा हूँ। उसके बाद में मैं पारिवारिक दायित्वों को भी पूरी तरह से जिम्मेवारी के साथ में निभाता हूँ। अगर हम ऑफिस में हैं तो पूरी तरह से ऑफिस के हैं, अगर हम घर में हैं तो पूरी तरह से घर के लिए भी समर्पित होते हैं, और घर के सदस्य समझते हैं इस बात को। उसके बाद में आखिरकार हमें भी तो कहीं पर अपनी इमोशंस या हमारी खुशियां कहीं पर, मैं चाहूंगा कि मुझे कोई कौन सी चीज अच्छी लगती है, तो बजाय हम गप्पे हाँके या किसी दूसरे गलत, लोग ताश खेलते हैं, लोग सिनेमा जाते हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे काम। लेकिन मेरा अपना शौक है कि जैसा ही वक्त मिला, कभी मुझे लगता है आज ऑफिस प्रेशर भी नहीं है और घर परिवार का मूड भी बढ़िया है, इन लोगों की शिकायतें भी नहीं है, तो चलो आज लिख दिया जाए। तो अपना रात को 11-12 बजे तक 2-2 घंटे 3-3 घंटे अपना लिख लिया। सुबह 4:30 बजे 4:30 उठ जाते हैं, सुबह घंटे भर लिख लिया, वो सफिशिएंट होता है। उसके बाद में अगर 20 दिन तक मुझे वक्त नहीं मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, वो मेरा मिसमैनेजमेंट है। अगर मैं इसको शिकायत करूं कि मुझे वक्त नहीं मिल रहा, तो मुझे लगता है कि मैं समय का दुरुपयोग कर रहा हूँ। 24 घंटे में बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, मैं इस बात को मान के चलता हूँ। कुछ कर सकते हैं बिल्कुल। और मुझे लगता है एक पैशन के लिए हमें अपना जो समय है वो बिल्कुल निकालना ही चाहिए। निकालना चाहिए मैम, बिल्कुल निकालना चाहिए जी। बिल्कुल। लेखन भी एक तरीके से कहें तो जैसे हमें भूख लगती है, वैसे मुझे लगता है हमारे पैशन के लिए भी हमें वो भूख लगती है। और वो संतुष्टि हमें तभी मिलती है जब हम समय निकाल कर उस कार्य को कर लेते हैं जी। तो अगला जो प्रश्न है वही आपकी दिनचर्या से संबंधित है। लेखन के साथ साथ और आप क्या क्या करना पसंद करते हैं? मैम मैं जैसे जनरली 4:30 उठ जाता हूँ, और उसके बाद में लेखन का छोटा मोटा कार्य करने के बाद में लगभग आधा पौना घंटा प्लानिंग रखता हूँ अपने दिन के लिए कि आज मुझे कौन कौन से प्रोजेक्ट पे जाके काम करना है, कौन कौन से ऑफिस के लिए मेरे अर्जेंट प्रेफरेंस तय करता हूँ। दिनचर्या की अगर मैं बात करूँ तो मैं थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से चलने वालों में हूँ। लोगों की अपनी अपनी आदत होती है। मैंने देखा है कि जैसे मान लीजिए समय पर किसी ने 11:30 का टाइम दिया, किसी ने 1:30 बजे का टाइम दिया, कहीं पर 9 बजे पहुंचना है, तो 9 में हम सोचते हैं 10 बजे तक चले जाएंगे, 10:30 तक चले जाएंगे। मेरे साथ ऐसा नहीं है। 9 का मतलब मैं 9 ही मान के चलता हूँ, और कोशिश ये होती है कि आप 5-10 मिनट पहले वहां पर पहुंचे। कोई काम अगर हमें 12 बजे शुरू करना है तो आप 12 बजे उस काम के लिए रेडी भी रहें। तो दिनचर्या जो है अपना अच्छे से थोड़ा सा ऑफिशियली तो प्लानिंग करके कि आज हमें कौन कौन से काम निपटाना है। और आज मेरे पास 10 कामों की लिस्ट है, उसमें भी प्रेफरेंस, क्योंकि देखिए रोजाना हमारे पास काम ढेरों होते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ा सा अवॉइड करके मैं कल भी कर सकता हूँ, 4 दिन बाद भी कर सकता हूँ, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि उसकी प्रायोरिटी रखनी पड़ती है हमें, भाई ये तो आज काम जरूर होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कोशिश करनी चाहिए औरों को भी, पर ये क्योंकि पर्सनल लाइफस्टाइल होता है सभी का, इसमें मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहूंगा। पर मेरा अपना तो यही है कि कम से कम मैं जरूर सुबह के समय आधा घंटा देता हूँ स्वयं को कि आज मेरे पास ये 10-11 काम हैं और उसमें से ये काम सबसे पहले मैं करूंगा ऑफिस कामों को, और इसके बाद में अपना शाम तक 5-5:30 बजे के बाद में जो अगर वक्त मिला तो मैं लिखूंगा, अदरवाइज कोई बात नहीं है। लिखना पैशन है मेरा, इसलिए बजाय दूसरे अन्य
घूमना फिरना, कभी परिवार के साथ घूमना, एंजॉय करना, रिलेशंस जो है अपना, सोसाइटी में जाना, बातचीत करना। और मेरी कोशिश थोड़ी सी ये होती है कि ऑनलाइन मोड रहने की बजाय मैं घरों में जाया जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ भी मेरा थोड़ा डिफर है कि बजाय उन्हें आप गुड मॉर्निंग स्टेटस भेजने के, कोशिश करें कि आप घर पर ही चले जाएं या उन्हें अपने घर पे बुला लें चाय पर। वो चीज़ें ज़्यादा मायने रखेंगी। भले ही आप 50 को आप गुड मॉर्निंग स्टेटस ना भेजें मैम, सिर्फ आप 2-4 को हफ्ते में अगर कॉल कर लेंगे, 2-4 के घर आप चले जाएंगे शाम को 10 मिनट 15 मिनट के लिए, वो ज़्यादा मायने है। वजह क्या है कि आप बहुत कुछ सीखते हैं उन लोगों के साथ जब आप बैठते हैं, और उसको हमारे अनुभव में शामिल होता है। और जो संवेदनशील प्राणी, हम जैसे लिखने वाले जो लोग हैं, आप भी इंटरेस्ट रखती हैं, मैं समझता हूँ हम लोगों में संवेदनाएं कुछ ज्यादा प्रबल होती हैं, इमोशंस बहुत होते हैं हम लोगों के अंदर। अगर कोई व्यक्ति हमें चाय पिला रहा है, सामने वाले का बिहेव हम उस समय भी सोच रहे होते हैं कि शायद इसके दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा, ये किस तरह की अवस्थाओं से गुजर रहा होगा। तो मेरा मानना है कि ऑनलाइन से हट करके थोड़ा सा आप पर्सनली आप ऑफलाइन में जाकर के जाएं। तो मैं भी ऐसा करता हूं। मैं थोड़ा सा वक्त मिलता है तो कोशिश होती है मेरे लोगों के घरों में, रिश्तेदारों के घरों में आना जाना। एक तो परिवार को वक्त मिलता है, दूसरा सोसाइटी से कनेक्ट रहते हैं हम, और तीसरा हमें अनुभव मिलता है। और अनुभव मिलता है तो हम उस अनुभव को अपने पैशन में डालते हैं, लेखन में डालते हैं, क्योंकि उनकी भी अपनी कहानियां होती हैं, वो वास्तविकताएं होती हैं जो सच है। और आप सच को लेकर के आप लेखन को आगे बढ़ाते हैं तो आपकी तसल्ली मिलती है कि आप झूठा नहीं लिख रहे। रियलिटी यही है, सच्चाई यही है। अब उसको कोई लाइक करे ना लाइक करे, इन चक्करों में ना रहे हैं हम कि किसने लाइक किया नहीं। सबसे बड़ी बात है कि क्या मेरी अंतरात्मा ने मुझे लाइक किया कि नहीं किया। उस ईश्वर ने जो मुझे भेजा हुआ है कि भाई मुझे सही काम करना है, अच्छा काम करना है, मैं क्या अपने आप से संतुष्ट हूँ? मुझे बस अपने आप से संतुष्ट रहना है। लाइक्स उस परमात्मा से मिलनी चाहिए, सिर्फ उस परमात्मा की एक लाइक से बहुत है कि उसकी पसंद मैं बना रहा हूँ। तो इस तरह का है बीच बीच में थोड़ा सा जो हम कोशिश करते हैं। ये आपने बिल्कुल बहुत सही बात कही है। ऑनलाइन के ज़माने में मुझे लगता है रिश्ते जो हैं वो बहुत कहीं ना कहीं आइसोलेट हो गए हैं। बिल्कुल और जी। ये जो एक फॉर्मेलिटीज़ चल गई हैं कि खाना पूर्ति हम कर लेते हैं, गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज दिया है। तीज त्योहारों पर जो है हम कॉल करने के बजाय, फ़ोन पर बात करने के बजाय एक मैसेज भेज करके सोच लेते हैं बस। यहाँ तक कि हम अपने क्लोज वन को भी जो जन्मदिन हुए, कोई भी शुभकामनाएं हैं, हम उस पर कॉल नहीं करते, एक मैसेज और फेसबुक पर पोस्ट कर देना ही हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं, मान लेते हैं हो गया। लेकिन ऐसे मैसेजेस का मुझे लगता है हम लोग इतना उसको दिल पर भी नहीं लेते। अब हम भी एक कॉपीड जो मैसेज होता है कहीं ना कहीं वही चिपका देते हैं, और ऐसे ही रिश्ते एक फॉर्मेलिटी बन गए हैं, खाना पूर्ति। बिल्कुल 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 सही कहा मैम आपने। बिल्कुल, जरूरत है ऑफलाइन रिश्तों को निभाने की, ऑनलाइन ज्यादा टिक नहीं पाएंगे रिश्ते। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी जो रचनाएं हैं, जैसा कि आपने जो भी लिखा है, वो आपने जो है जैसा आत्महत्या है, ऐसे संवेदनशील जो मुद्दे पर आपने लिखा है, जो कि बिल्कुल एक मनुष्य के मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं। और ये सिर्फ कुछ, मुझे लगता है चंद मिनटों की बात होती है, इंसान बस उन सेकंड्स में ही एक फैसला ले लेता है और वो बहुत गलत जो चीज़ है उसके साथ घटित हो जाती है, और उसका जो हर्जाना है उसके परिवार वाले भुगतते हैं। इसके अलावा आपने और किन किन विषयों पर लिखा है? जैसा मैंने बताया कि सुसाइड के बारे में तो आपने जिक्र किया ही मैम। मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट एजुकेशन में है, शिक्षा, क्योंकि मैं जुड़ा रहता हूँ। पहले मैं बच्चों की क्लासेस भी लेता था, लेकिन अब हमारा डाइट में आकर के नीचे चेंज हो गया है। अब प्रिंसिपल्स ट्रेनिंग्स वगैरह, टीचर्स की ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, डिस्ट्रिक्ट मीटिंग्स वगैरह होती रहती हैं हमारी। तो मुझे लगातार अपने स्कूलों के साथ, टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ जुड़े रहने का मौका मिलता है, और वहाँ से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। अगर मैं मान लीजिए क्लासरूम को विजिट कर रहा हूँ, तो क्लासरूम विजिट में भी बच्चों की किस तरह की इंटेंशन में डायरेक्ट इंटरेक्शन करता हूँ बच्चों के साथ, किस तरह के उनके सवाल होते हैं, उनको जानने का प्रयास करता हूँ। टीचर से हम लोग बातें करते हैं, मोटिवेट करते हैं। और अक्सर ट्रेनिंग में मोटिवेशन सेशन मेरा हर ट्रेनिंग के अंदर होता है, जिसमें मेरी पूरी कोशिश होती है कि चाहे हमारे बच्चे हैं, चाहे हमारे टीचर्स हैं, कहीं ना कहीं भी क्यों बुझे हुए हैं, ये इनके मन में क्यों निराशा किस बात की है। एंजॉय करें, आप जो भी काम करें एंजॉय करें। कम कर लीजिए, आप मत कीजिए 100 काम, आप 2 काम कर लीजिए, लेकिन 2 में पूरा अच्छे से एफर्ट्स कीजिएगा। तो मेरा बच्चों से भी यही होता है, उनके साथ भी, सभी के साथ, कि आप एक तो नकारात्मकता से दूर होकर के पूरी तरह से एनर्जेटिक वे में आप अच्छे से माहौल को जिए। और बुरा कुछ नहीं है मैम, चारों ओर अच्छा ही अच्छा बिखरा पड़ा है। मैं उस विचारधारा का नहीं हूं जो लोग कहते हैं कि दुनिया बड़ी खराब है। मैं हमेशा ये मान के चलता हूं कि दुनिया बहुत अच्छी है, बस मुझे तलाश करनी है उस अच्छे की।
आप थोड़ा सा नजरिया बदल के देखेंगे, आपको हर जगह अच्छा 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 नजर आएगा। और मैं क्योंकि हिस्ट्री लेक्चरर भी हूँ मैं तो अक्सर इस बात को कह भी देता हूँ कि हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं किस तरह के अत्याचार वगैरह गांव के गांव जला दिए जाते थे। आज एक दो रेप केसेस जो हैं सुर्खियां बन जाते हैं, लेकिन सामूहिक बलात्कार जो है अब कभी कभी सुर्खियां बनते हैं, लेकिन राजा महाराजाओं की सेनाएं किस तरह से दरिंदगियां किया करती थी और किस तरह से आक्रमण हमारे देश पर होते रहे। इस देश ने तो बहुत कुछ झेला है मैडम। उसको कंपेयर अगर हम आज करें तो मुझे लगता है हम बहुत सभ्य हुए हैं, बहुत बहुत सभ्य हुए हैं। पहले हमें बहुत कुछ दरिंदगी के साथ जीवन जीना पड़ता था, संघर्षों के साथ जीवन जीना पड़ता था। अब तो हम सुख सुविधाओं में रह रहे हैं। अगर मुझे फिर भी शिकायत है तो मैं परमात्मा को कोस रहा हूं। मैं कहता हूं मैं बहुत लकी हूं, भगवान ने मुझे आंखें दी हैं, मुझे स्वस्थ शरीर दिया हुआ है। सबसे बड़ा वरदान तो मेरे इंसान के रूप में मुझे भगवान ने बुद्धि दी है। सबसे इससे अच्छा वरदान क्या होगा? हम अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड में जी रहे हैं। इससे अब तो केवल केवल बस ये कि मैं अगर अभी भी मुझे शिकायतें हैं, इसका मतलब मानसिकता मेरी खराब है। चारों ओर अच्छा अच्छा है मैम, जगह 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 हर जगह अच्छा दिखता है। बच्चे के अंदर भी मुझे तो चारों ओर अच्छा दिखता है। तो इसलिए मैंने अपना एजुकेशन को विषय बनाया, दूसरा सोसाइटी को विषय बनाया। सोसाइटी के अंदर भी मैंने महिलाओं के ऊपर काफी काम किया है, क्योंकि बहुत सारे हमारे एजुकेशन के अंदर ही फोकस्ड इसी के ऊपर रहते हैं, महिलाओं के ऊपर, लिंग असमानता के ऊपर रहते हैं। तो उनको अलग अलग विषयों में मैंने, जैसे मैंने बताया, लड़की देखनी है चलोगे, ये इसको मैंने अलग अलग लड़कियों का रूप मैंने वहां पर लिया, अलग अलग रूप में, किस तरह से सशक्त रूप में। यहाँ पर भी मैं अपने लेखन की वजह से एक और विशेषता बताना चाहूंगा मैम, कि मेरे किसी भी आप उपन्यास को पढ़ेंगे, आप किसी भी कहानी को पढ़ेंगे, तो वो मैसेज के साथ खत्म होती है और एनर्जी के साथ खत्म होती है, पॉजिटिविटी के साथ खत्म होती है। आपकी कविताओं में भी उसकी झलक दिखी है हमें। मुझे ये नहीं लगता कि ये रोना की निरस्ता, मैंने मान लिया भाई सब कुछ बुरा है, आप क्या बदल सकते हो? आप क्या करोगे एफर्ट्स? आप बताइए, सब कुछ बुरा है। तो उस चीज में वो वहां पर भी मैंने अच्छी जो है बेड को छोड़ करके गुड स्ट्रेंथ को लेकर के मैं चला हूं। तो मैं कहूं कि मैं यूथ, एजुकेशन एंड महिला, ये तीन मेरे मनपसंद जो विषय रहते हैं, इन पे मैं हमेशा लिखता हूँ। यूथ के ऊपर मैं बहुत लिखता हूँ, एजुकेशन पे लिखता हूँ, और क्योंकि सुसाइड भी एक चारों ओर से वो सभी मुद्दों पर घिरी हुई बातें होती हैं, वो किसी भी विषय का होता है, लेकिन मुझे हमेशा बहुत पिंच करता है ये विषय, बहुत बहुत पिंच करता है कि इतना अनमोल जीवन हम क्यों खत्म कर देते हैं। और उस जीवन को खत्म करने में अड़ोस पड़ोस का रोल क्या है, समाज का क्या रोल है। मैं उस समाज को रोल बताना चाहता हूँ वहां पर, कि भाई आप एक्चुअली, वो आप जैसा कह रहे थे कि वो सिर्फ 1-2 मिनट का वो प्रेशर होता है। अगर वहां पर उसकी काउंसलिंग हो जाए, या अगर जिस दौर से वो गुजर रहा है, अगर वो किसी से अच्छे किसी अपने मित्र से, या जो भी उसे कुछ शुभचिंतक लगता है, काश उसकी मन की व्यथा को कोई पकड़ पाते उस समय और काउंसलिंग करें उसे। आधे घंटे 1 घंटे ऐसी बात नहीं होती है, डाइवर्ट होता है बंदा कि हाँ भाई ठीक बात है, इतने बुरे हालात भी नहीं है। आपको एहसास कराना होगा कुछ भी बुरा नहीं है, माना बुरा हो जाता है, लेकिन उस बुरे पर ओवरकम भी तो करना है हमें। ठीक है बुरा हो गया, लेकिन उस बुरे को सही कैसे करें हम? जीवन को समाप्त कर देना तो कोई बात नहीं है ना मैम। तो सुसाइड को लेकर के, जैसे मैंने बताया, सुसाइड, एजुकेशन एंड जो हमारा फीमेल, ये मेरे विषय रहे हैं मैम। लेकिन जैसे अभी आप कहते हैं कि काउंसलिंग की, लेकिन इसमें समाज का जो हम देखें एक जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हमने ऐसा देखा होगा कि जब कोई बच्चा या कोई व्यक्ति कोई भी अगर आत्महत्या कर लेता है, तो उसके शव के साथ जब लोग रोते हैं ना, मैसेजेस पे बात करेंगे कि क्या हो गया, लड़की अगर कर लेती है वापस अपने घर आ जाती, बच्चा फेल हो गया कोई बात नहीं दोबारा कर लेता, या फिर कोई बात नहीं है किसी से जाकर बात कर लेते। लेकिन जब वो व्यक्ति जिंदा है और वो बात करना चाह रहा है, तो समाज में मुझे लगता है कि कोई भी उसके लिए अवेलेबल नहीं होता है। कहीं ना कहीं हम सब लोग ही, हमारी मानसिकता ऐसी है, हम सब लोग ही ताना मारते हैं, हम लोग जज करते हैं, और इसी जजमेंट से डरकर ही वो व्यक्ति ऐसा कदम उठाने पे मजबूर हो जाता है। कहीं ना कहीं वो भय इतना ज़्यादा होता है व्यक्ति के अंदर कि मैं सामना कैसे कर पाऊंगा। तो समाज का बिल्कुल जैसा आपने कहा है, उसका रोल बहुत महत्वपूर्ण है, और ये हम सबको बदलना होगा। और एक दिन में बिल्कुल कोई बदलाव नहीं आता है। एक एक करके अगर हर व्यक्ति अपने आप में ये सोचे और एक दूसरे को मानसिक रूप से सहारा दे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीज़ें बदलेंगी। और ऐसे जो घटनाएं हैं, क्योंकि ये घटना हम कुछ नहीं कह सकते कि हमारे किसी
पारिवारिक जो है ऐसे संबंधों में हमारे भी अपने बच्चों के साथ, भगवान ना करे ऐसा हो सकता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों के साथ भी हम ऐसा एक संबल बने, उनके लिए एक सहारा बने। क्योंकि जैसा भी हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ऑनलाइन के ज़माने में बहुत मनुष्य अकेला हो गया है, तो ज़रूरत है एक दूसरे के साथ हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ने की। तो ये बहुत बिल्कुल। अच्छी सी बात है। और साथ में आपका ये बहुत अच्छा मैसेज भी है कि लेखन केवल मन के भावों की अभिव्यक्ति नहीं है, सामाजिक संदेश भी है। ये हमारा एक जरिया है कि हम समाज को क्या सकारात्मक दे रहे हैं, और जलवंत जी बहुत अच्छा कार्य कर ही रहे हैं। और क्योंकि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो अगला प्रश्न जो है वो मैं बिल्कुल हमारे शिक्षकों के लिए पूछना चाहूँगी कि आप जो है मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, उनके लिए काउंसलिंग भी करते हैं। तो ऐसे समय में साहित्य जो है, क्योंकि समाज में इतनी बुराइयां फैल गई हैं, टीचर्स पर भी बहुत ज़्यादा जो है एक भार बढ़ गया है, बच्चे भी बदल रहे हैं, टीचर्स भी बदल रहे हैं, चीज़ें पहले जैसी नहीं रही हैं। तो ऐसे में शिक्षकों के लिए साहित्य कितना ज़रूरी है? जी, मैम, शिक्षकों की अगर हम बात करें तो ज़रूरी नहीं है साहित्य का वो सारे के सारे टीचर्स लिखने बैठ जाएं। जी सिर्फ हम अपना कर्तव्य पूर्ण कर लें, जी केवल कर्तव्य पूर्ण। शिक्षक जो भी हैं हमारे, वो बाय मिस्टेक ना आए इस फील्ड में। कहीं नहीं मिला तो चलो टीचिंग में भी आ गए, चलो बीएड कर लिया हमने। बिल्कुल। शादी के लिए एक मैंडेटरी वो एक मैंने है देखा है उसको। उसी अवस्था में लड़की ने चलो बीए कर लिया है, एमए कर लिया है, चलो अब इसे तो शादी करनी है, ऐसा कर बीएड भी करा दो इसको। बीएड का। तो ये बड़ी अजीब सी बात लगती है मुझे। हम अपना फर्ज करें इसमें इंटरेस्ट के साथ में ही, जिन्हें वास्तव में इंटरेस्ट है शिक्षण के अंदर, उन्हीं को यहाँ पर आना चाहिए। शिक्षकों के लिए फिर भी अगर देखिए, क्योंकि उनका वास्ता बिल्कुल किताबों से लगा रहता है, ऐसी बात नहीं है। और अच्छी जो बातें होती हैं, मेरा ये भी मानना है, और खासतौर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी हमारी आ रही है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि एक फिजिक्स वाला जो है वो लेखक नहीं बन सकता, केमिस्ट्री बायो वाला लेखक नहीं, केवल हिंदी वाला है या इंग्लिश लिटरेचर वाला है वही अच्छा लेखक बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी हमसे यही कह रही है कि हर व्यक्ति के अंदर टेस्ट होता है, चाहे वो संगीत का है या नहीं है, चाहे वो फिजिक्स का है। इसी तरह से शिक्षक में अगर किसी का लेखन का टेस्ट है तो अच्छी बात है कि वो समय समय पर लिखे, क्योंकि मैं लेखन को संवेदनशीलता के साथ जोड़ करके देखता हूँ। मैं लेखक जो है वो उसका मन, वो संवेदनशीलता उसके प्रोफेशन में, उसके बच्चों में, अगर कोई लेखन में इंटरेस्ट रखेगा तो नो डाउट वो बच्चों के करीब आएगा, क्योंकि हम इमोशंस के साथ जुड़ते हैं जब भी हम लेखन में बातें कर रहे हैं। शिक्षक अगर कविताएं लिखेगा, हमारा कंटेंट इतना है कि हम कहानियों के माध्यम से अगर बच्चों को पढ़ाएं, स्टोरी टेलिंग मेथड, वैसे भी छोटी क्लासेस में तो खास तौर से स्टोरी मेथड है, डांसिंग मेथड वगैरह है, हम लोग बोलते भी हैं इन चीज़ों को कि भाई आप पहले खुद इंटरेस्ट लीजिएगा। और ऐसी बात नहीं है, शुरू शुरू में बुरा लगता है। मैं आपको बताऊं कि टीवी के ऊपर टॉम एंड जेरी एंड बहुत से कार्टून चैनल्स वगैरह बच्चे में बहुत लाइक करते हैं, और हम कहते हैं कि बड़े हैं, हमारा क्या काम है, हम थोड़ी देखेंगे इन कार्टून चैनल को। लेकिन मैंने कई बार बातचीत में महसूस किया है, हम एज पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स मुझे ऐसे बात करते हैं कि सर अब बच्चा देख रहा था, अब तो हमें भी अच्छा लगने लगा। मुझे वो बच्चा पहले देखता रहता था, वो उसको चैनल बदलने नहीं दिया उसने, मैंने भी थोड़ी देर बैठकर देखना शुरू किया। अब क्या है, अब बेटा भी, बच्चे भी देखते हैं हमारे, और हम भी देखने लग गए। तो कोई भी टेस्ट, चाहे वो खाने का टेस्ट है, चाहे वो पढ़ने का टेस्ट है, चाहे वो व्यवहार का टेस्ट है, शुरू शुरू में हमेशा ही मुश्किल होता है मैम। जब वो 2 बार 4 बार 6 बार जब रेपिटेशन होती है, पुनरावृत्ति होती है, अभ्यस्त होते हैं, तो जो चीजें हमें मुश्किल लगती हैं, बेकार लगती हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से उन चीजों को धीरे धीरे हम बढ़ा सकते हैं। तो टीचर्स को मेरा मानना ये है कि साहित्य के साथ जुड़ना चाहिए, सब में नहीं है तो कभी कभार पढ़ लीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ेंगे, आप संपूर्ण शिक्षक बन जाएंगे। टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर, कौन नहीं जानता उनको, जो नोबेल अवार्ड हमारा मिला, वो भी तो मैम टीचर रहे। शांति वन के अंदर वहां पर इतना बढ़िया उनका तो पूरा का पूरा अलग से वाद है, पूरा का पूरा, किस तरह से बच्चों की परवरिश और बच्चों की पढ़ाई किस तरह की होनी चाहिए। तो मेरा मतलब है कि टीचर के अंदर एक लेखक, छोटा या बड़ा, जरूर छुपा होना चाहिए। तो अगर वो लेखक, और उसको कभी कभी अवसर देता रहना चाहिए, अपने शब्दों से, तुकबंदी से, मिमिक्री से, वो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ कनेक्ट रहें। क्योंकि केवल और केवल सीधे हम टॉपिक पर आएंगे, हाँ भी बच्चों किताबें निकालो, फला फला पॉइंट्स, ये वाला पार्ट, वाली बात नहीं है। आपको पहले बच्चों के लेवल पे आना होगा, और वो बच्चों के लेवल पे आने के लिए आपको उनकी इमोशंस के साथ जुड़ना होगा, संवेदनाओं के साथ, भावनाओं के साथ जुड़ना होगा, और ये भावनाएं और जज्बात
हमारी लेखन से ही शुरू होती हैं। तो मेरा मानना है छोटा बड़ा लेखन जरूर होना चाहिए उसको भी कहीं पर। साहित्य ही जो मुझे लगता है उसके एक शिक्षक के व्यक्तित्व में संपूर्णता ला सकता है। और क्योंकि बच्चे जो हैं एक शिक्षक को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, उनको बिल्कुल। हाँ, वो उनके लिए बिल्कुल उनकी प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। तो ऐसे में शिक्षक को ऐसा बनना बहुत ज़रूरी है जो स्वयं एक प्रभावशाली व्यक्तित्व है। और हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए साहित्य है या कुछ भी है वो पढ़ते रहना ही चाहिए। और इसके साथ ही अगला प्रश्न जो है वो मैं हमारे इसमें बात जोड़ना चाहूंगा कि पॉजिटिव पैशन वो जरूर रखे अपना, टीचर जो है एक पॉजिटिव पैशन जरूर रखे। और जहां तक कि एक बीच में भी थोड़ी देर पहले आपने एक बात कही थी कि टीचर का वो वाले सम्मान वगैरह या टीचर पे जिम्मेवारी बहुत ज्यादा आ गई है। मैं ऐसा महसूस करता हूं क्योंकि मैं लगभग डिस्ट्रिक्ट के लगभग टीचर से जुड़ा रहता हूं। जो अच्छे मेहनती बढ़िया टीचर्स हैं, जो पूरे जज्बात के साथ और हार्ड वर्किंग और डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, मैम उनकी पूरी इज्जत आज भी है, पूरी इज्जत आज भी है उनकी। वो चाहे मार्केट में चले जाएं, किसी समारोह में चले जाएं, मैंने देखा है बच्चे पैर छूते हैं, दूर से भी आ जाते हैं। और जो गलत टीचर खुद की अपना व्यक्तित्व स्वयं का अगर सही नहीं है, देखिए टीचर को रोल मॉडल, मैं हमेशा ही कहता हूं कि ये सीसीटीवी वगैरह तो चलो ऑफिस में या कहीं दो सीसीटीवी लगा दिए, लेकिन मेरा मानना होता है एक शिक्षक के ऊपर चारों ओर 24 घंटे सीसीटीवी लगे रहते हैं। मुझे नहीं पता मैं मार्केट में जा रहा हूं, कोई मेरा स्टूडेंट कहां पर मिल जाए, मैं अगर कहीं पानी पूरी खा रहा हूं, मैं कहीं मिठाई खा रहा हूं, मैं कहीं पर भी हूंगा, कहीं पर भी कोई भी बच्चा आकर के अचानक कोई भी बच्चा आकर के पैर छू लेता है, तो इसका मतलब ये बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और जो इसको निभा रहे हैं, जो गुरु हैं वास्तव में, वो पूरी तरह से कहीं पर मुझे नहीं लगता सम्मान में कमी आई है। बच्चे महसूस करते हैं, उसकी बात को भी मानते हैं। बस ये है कि आपको थोड़ा सा उनके हिसाब से पहले उनके मेंटल लेवल पे जाना होता है, उनके साथ अटैचमेंट बनानी होती है, तो कोई दिक्कत नहीं, मान सम्मान भी है। शिक्षक होना सिर्फ इतना नहीं है कि कुछ नहीं बने तो शिक्षक बन गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मुझे लगता है उनको एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है। फिर आप जो है एक इस तरह का जीवन नहीं जी सकते जो बहुत पर्सनल है या ऐसा कुछ नहीं रहता। बच्चे आपको हर समय देखते हैं, आप हर समय बच्चों के लिए रोल मॉडल बने, रोल मॉडल होते हैं, वो बिल्कुल आपको कॉपी करेंगे। तो आपको एक शिक्षक को हमेशा ऐसा बन के रहना चाहिए कि बच्चे जो हैं उनसे हमेशा सीखते रहें और अच्छा सीखते रहें, सकारात्मक सीखते रहें। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, अभी हमने डिस्कस भी किया है कि बच्चे जो हैं पहले जैसी चीज़ें नहीं रही हैं, छात्र भी पहले जैसे नहीं रहे हैं। तो अब उनके हाथ में मोबाइल है, एक ऐसी चीज़ है जो वो कुछ भी ढूंढ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। पहले जो छात्र होते थे, बच्चे होते थे, वो केवल शिक्षक पर निर्भर थे, जो भी सही गलत ज्ञान देंगे वो शिक्षक ही देंगे। लेकिन अब बच्चा अपने आप ही बहुत कुछ सीख सकता है। और ऐसे में उसके साथ सकारात्मक होने के साथ साथ उसके ड्रॉबैक्स यानी नकारात्मक चीज़ें भी आ रही हैं। बच्चों के संस्कार भी जो है वो जा रहे हैं, गलत चीज़ों में भी बच्चे पढ़ रहे हैं। पढ़ाई के अलावा वो अपना समय बहुत जगहों पर जो है वो वेस्ट कर देते हैं। रील्स बनाना, उटपटांग गेम्स खेलना, अब बहुत सारे फ्रॉड्स हम देख सकते हैं कि पैसे जो है पेरेंट्स के मोबाइल में वो खेल रहे थे, कोई भी ऐसा फ्रॉड हो गया और सारे अकाउंट से खाली हो गया। तो बच्चों की साथ जो ऐसी घटनाएं हैं वो घटती ही जा रही हैं। तो ऐसे में उनके लिए उनमें संस्कार जो है लाने के लिए एक शिक्षक किस तरह से कार्य कर सकता है? जी मैम, टीचर का रोल जैसा बोला कि एक तो रोल मॉडल बनना बहुत जरूरी, उसे पूरी तरह से गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए, ये ऐसे ही नहीं बोला गया है। जब हम भगवान के बराबर दर्जा दे रहे हैं तो इसका मतलब गुरु जब भगवान हमने बना दिया, टीचर को भगवान बना दिया है, तो उसे रोल मॉडल तो बनना होगा, 24 घंटे का उसे टीचर बन करके रहना होगा। और ऐसे में उसे लगातार, देखिए हम टेक्नोलॉजी को रोक नहीं सकते, अच्छी बात है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन बच्चा भी ठीक है, हमें सिर्फ बच्चे के विवेक को जागृत करना है। अगर मोबाइल उसके हाथ में है तो उसे पहचान होनी चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। अब जो मुझे समस्या जो लगती है, अब बच्चे को गलत चीज वो देख रहा है, गलत चीज कर रहा है, ऐसा करके भी उसे आभास नहीं है कि वो कुछ गलत कर रहा है। बिल्कुल। तो हमें टीचर होने के नाते बच्चे के विवेक को जागृत करने की जरूरत है, माता पिता को संस्कार देने हैं, टीचर को जागृत करना है
बच्चे को कि ये सही है, ये गलत है, ये चीज ऐसे नहीं, ये ऐसे है, ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे है। आप बच्चे को इतना ज्यादा मोरली सपोर्ट कीजिएगा, या मैं कहूँ कि क्वालिटी टाइम की जो बात हम करते हैं, अगर मैम पेरेंट्स क्वालिटी टाइम दे रहे हैं और टीचर्स सब्जेक्ट टाइम की बजाय, सब्जेक्ट से मेरा मतलब है पीरियड वाला टाइम नहीं चाहिए बच्चे को कि अब इंग्लिश का पीरियड लग गया, मैथ का पीरियड बन गया। दरअसल कम से कम 7-8 टीचर, उसके सब्जेक्ट टीचर भी ना सही, एक क्लास इंचार्ज जो होता है मैम, टीचर की हम बात कर रहे हैं, तो बजाय इंग्लिश और हिंदी और मैथ्स के पीरियड के बजाय क्लास टीचर को कम से कम एक पीरियड इंसान बनाने का पीरियड कुछ इस तरह का भी 10 मिनट 15 मिनट जो है उसे अपना, सुबह मॉर्निंग टाइम में असेंबली हो रही होती है, या जैसे ही सुबह सुबह क्लास इंचार्ज जाता है या तीसरे पीरियड जब भी जाए, मैं समझता हूँ उसे 5-10 मिनट जरूर अपने बच्चों पे, इससे पहले कि आज का काम क्या होमवर्क है दिखाओ और आप नया चैप्टर क्या आ गया, ये मैथ्स में ये करना है वो करना है, उससे पहले उसे बच्चे को गाइड करने की बहुत क्वालिटी टाइम देने की जरूरत है। पारिवारिक बिल्कुल उसे एहसास दिखाएं कि भाई हम तुम्हारे माँ बाप की तरह ही हैं। और प्यार में मेरा ऐसा मानना है कि प्यार में बहुत बहुत शक्ति है मैम। आप गुस्से में थप्पड़ मार करके, बच्चे के हाथ से मोबाइल छीन करके, डांट करके आप उसे उस समय तो रोक सकते हैं मैडम, जब आप नहीं होंगे तो वो फिर करेगा उसी काम। हमारा ये कोई तरीका नहीं होता, कोई रास्ता मैं ठीक नहीं मानता इस बात को कि आप मार पिटाई कर दीजिए बच्चे को या उससे बोलोगे अब आइंदा तुम नहीं करोगे, वो बिल्कुल करेगा, ऐसा करके बिल्कुल करेगा। इसकी बजाय आप उसे इतना प्यार दीजिए एज पेरेंट्स, समय बिताइए आप। इसीलिए मैंने पीछे जो कविता में बोला कि कम से कम संडे टू संडे तो हम अपने बच्चों के साथ रहें पूरी तरह से, संस्कार अच्छी अच्छी बातें करें, उन्हें एहसास कराएं कि हमसे ज्यादा क्लोज कोई नहीं है, प्यार जो मिलेगा वो सिर्फ यही मिलेगा। तो ऐसे ही टीचर को भी एहसास कराना होगा कि हम केवल और केवल तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, जो तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, तुम्हारे अपने के लिए कह रहे हैं। एक बार जो हम गुस्से में या नेगेटिव एक इमेज बना करके हम बच्चे को भय पैदा करके अगर हम रोकना चाहेंगे तो गलत होगा, लेकिन अगर हम प्यार से मैडम रोकना चाहेंगे तो वो रुकता है, ऐसी बात नहीं होती। फिर क्या होता है कि अगर चाहे वो भले ही मोबाइल देख रहा है, अगर उस समय टीचर ने हल्की नजर ऐसे ही केवल उसके ऊपर नजर भी डाली तो तुरंत उसको अपने आप ही बंद कर देगा। बच्चे के मन में खुद पता होना चाहिए कि सही क्या है गलत क्या है। अब वो वाला बच्चा नहीं है, मैं समझता हूँ अब 6-7 साल के बच्चे को इतनी गूगल नॉलेज हो चुकी है, उसे अच्छे से पता है, लेकिन बस हमें गाइड करना है। मैं ये जरूर मानता हूँ कि टीचर को और पेरेंट्स को, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि समाज में कोई बच्चों को सही बता पाता है, फिर तो वो जेलेसी है, कंपटीशन है जगह जगह पे। लेकिन माता पिता हमेशा ही पूरे मन से चाहते हैं हमारे बच्चे हमसे आगे बढ़े, टीचर भी चाहता है हमारे बच्चे हमसे आगे बढ़े। तो केवल और केवल आपको बच्चों को ये क्षमता पैदा करनी है बच्चे के अंदर कि सही क्या है गलत क्या है, बस तय आप उन्हें करने दीजिए। आज वो 2 घंटे गेम खेल रहे हैं, खेलने दीजिए, पर आप इतना प्यार कीजिए, इतने तरीके से उन्हें टैकल कीजिए कि वो धीरे धीरे अपने आप ही, हाँ ये चीज गलत है, मुझे कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, ये बात मैं ना कहूँ, बच्चा खुद महसूस करे। ये महसूस कराने की जिम्मेवारी मैम टीचर की है, ये रोल है टीचर का, कि चाहे वो किसी भी। सही कहा आपने, और बच्चे को जो है प्यार से ही समझाया जा सकता है, और टीचर का और पेरेंट्स का, दोनों का ही, शिक्षक और अभिभावक दोनों का ही जो इसमें रोल है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों ही मिलकर कार्य करेंगे, अपने अपने अगर रोल्स को, अपनी अपनी भूमिका को ही अगर अच्छे से निभाएंगे तो मुझे लगता है कि हम हमारे बच्चों को इस गिरते हुए जो संस्कार जो गिर रहे हैं उनको, उससे हम बचा सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी बचने के लिए बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देते हैं कि बच्चा रोएगा या परेशान कर रहा है, ये लो मोबाइल और थोड़ी देर गेम। बिल्कुल ऐसा करते कोई हैं। गेस्ट आ गया है तो लो थोड़ी देर मोबाइल और चुप बैठ जाओ। तो वो चीज़ हमें उससे बचना होगा, तभी हम कहीं ना कहीं बच्चों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए कार्य कर पाएंगे। अगला प्रश्न जो है, मैं हमारे नए जो लेखक हैं, जो अभी लेखन में आ रहे हैं या जो लेखन से प्रेरित होते हैं, उनके लिए पूछना चाहूँगी, ऐसे नए लेखकों के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, उनको क्या करना चाहिए? जी, मेरा ये मानना है कि लिखने से पहले आप अच्छा चार ओर ढूंढें, आप केवल कमियां उजागर करने के लिए ना लिखें, मेरा सीधा सा मानना है। कमियां ना बताएं, यहाँ ये बुरा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है। अगर आप कमियां गिनवाते हैं तो सॉल्यूशन भी लेकर के आइए। जो भी नया इस लेखन में आना चाहते हैं, ठीक है कमियां बहुत सारी हैं, लेकिन आप जब भी कमी बताएं साथ में आप समाधान भी जरूर बताएं, और अपने साथ पॉजिटिविटी ढूंढें कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। जैसा मैंने पहले भी बोला, खूब लिखो ना लिखो पर खूबसूरत लिखो, भले ही 4 लाइनें लिखें
संदेश के साथ लिखें, संयमित होकर के लिखें, अनुशासित तरीके से लिखें। केवल अपनी संतुष्टि के लिए कुछ भी ना लिखें। अगर आप लिख रहे हैं तो आपको पढ़ा जाएगा दूसरों के द्वारा। दूसरों के द्वारा आपके शब्दों का मूल्यांकन आपका भी मूल्यांकन करवाएगा। इसलिए कुछ भी लिख देना पर्याप्त नहीं होता है, सोच समझ करके मेरा ये मानना है। तो मेरा यही कहूँगा उनसे भी कि ज़रूर वेलकम है, बहुत अच्छी बात है। लिखने का अभिप्राय जैसा मैं मानता हूँ, लिखना मतलब समाज में संवेदनशीलता का जगना। तो स्वागत करते हैं हम, मतलब वो लिखें, लेकिन ज़रूर जैसा मैंने कहा कि केवल कमियां ना गिनवाएं, साथ में समाधान के साथ में आए, संदेश जरूर दें अपने लेखन के साथ। एक सामाजिक जिम्मेदारी के साथ सकारात्मक लिखें, जिम्मेवार नागरिक बने। बहुत ही खूबसूरत सी बात आपने कही है। और अब आगे जो है हम आगे के जो प्रश्न है आपकी साहित्यिक यात्रा से जुड़े हुए पूछना चाहेंगे। आप अब तक की आपकी जो भी साहित्यिक यात्रा रही, आपने जो कुछ भी लिखा, इसमें क्या अभी ऐसा कभी आपको महसूस हुआ कि कुछ छूट गया आपसे, या अभी आपको ये भी करना चाहिए था, जिसका आपको कहीं ना कहीं गिल्ट, अफसोस महसूस होता है? नहीं, सिर्फ मुझे बस इतना ही लगता है मैम, छूट ये ही कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे बीच में कई बार एक महीने का अंतराल बन जाता है लिखने में, जब बहुत व्यस्त दिनचर्या बन जाती है। ऑफिशियल पेपर आजकल ऑनलाइन मोड में, क्योंकि ऑफिस के वर्क भी केवल ऐसा नहीं है कि वो 9 से 5 वाले ऑफिस के काम वहीं के वहीं पूरे हो जाते हैं। अब बहुत सारी मेल वगैरह, रिपोर्ट सबमिशन वगैरह, वो रात को 10 बजे तक भी चलता रहता है और रिप्लाई आ रहे होते हैं, तुरंत रिपोर्ट अभी सबमिट करें। आजकल तो ये पैटर्न चल गया है कि अदरवाइज आप जो है अपने कार्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे, आप स्वयं जिम्मेवार होंगे, इसकी रिपोर्ट तुरंत अभी भेजें। तो ऑफिस का कार्य घर में भी कई बार चलाना पड़ता है ना चाहते हुए भी। कोरोना में एक ये चीज़ भी नई ऐड हो गई हमारी कि अब हमारी दोहरी भूमिका, पहले हमारा मैक्सिमम काम ऑफलाइन होता था, अब हम ऑफलाइन भी हमें करना पड़ रहा है और ऑनलाइन भी करना पड़ रहा है। हर चीज़ ऑनलाइन में होती जा रही है, डबल काम हो गया हमारा। तो मिस हो गया है जो आप जो कह रहे हैं। मुझे कभी कभी बस ये लगता है कि कभी मुझे लगता है थोड़ा सा और वक्त मिल जाता तो मैं कुछ और लिखता और इसमें और ऐड हो सकता फिर। लेकिन मैं हमेशा ही इस बात को, आज भी 1-2 और साक्षात्कार में मैंने कहा है, फिर भी मैं पैशन को मैं सेकंड चॉइस देता हूँ। फर्स्ट आज भी मेरी चॉइस जो मेरा कर्म है, जो मेरा ऑफिस वर्क है, पूरी ईमानदारी के साथ उन कर्तव्यों को पूर्ण करना, क्योंकि उसके बदले मुझे वेतन मिलता है ठीक ठाक। जब भारी भरकम वेतन मिलता है तो उसके साथ आपको न्याय करना पड़ेगा। मेरा पैशन तो रुक जाएगा, कोई बात नहीं है, मैं 20 दिन बाद भी कर सकता हूँ, लेकिन अपने पैशन के लिए मैं उनके समय की चोरी करूं, ये मुझे मंजूर नहीं। अगर 9 से 5 उनका टाइम है तो पूरी तरह से उनका ही टाइम है, वहां पैशन कोई मायने नहीं रखता मैम मेरे लिए। फिर हाँ, जब क्योंकि ऐसा भी वक्त होता है कई बार हमारे पास सिर्फ घंटे भर का काम होता है, उसके बाद हम पूरे दिन भर खाली होते हैं, तो आप अपना घर में आकर के कर सकते हैं उसको। तो बस अभी लगता है कि जब ये विचार भी तब आता है जब हम कह के एक महीने लगातार व्यस्त हो गए, तब लगता है कि पैशन को छूट रहा है, मुझे लिखना था बस। अदरवाइज विषय जो मैं हमेशा इन्हीं से, ये मेरे पसंदीदा विषय है, इन्हीं विषयों पर मैं लिखता हूँ और मैं फुली सेटिस्फाइड भी हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, कुछ लोग बड़ा पछतावा करते हैं, गिल्टी फील करते हैं, ये ब्लेसिंग कह लीजिए। मुझे किसी से गिला शिकवा नहीं है मैम, किसी से भी नहीं है, ना परमात्मा से। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, मुझे इतना समय मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। शिकायतें जितनी कम हो जिंदगी में, मुझे लगता है जीने का अपना ही मजा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगला जो प्रश्न है, अब आगे के क्या प्लान्स हैं? जी, आगे की प्लान जैसा मैंने कहा कि अप टू 58 ईयर्स, 58 साल तक तो जो हमारा ऑफिस वर्क है मैम, रिटायरमेंट होने तक उसको निभाएंगे, और साथ साथ पैरेलल जो लिखने वाला जुनून है, पैशन है, वक्त जब जब मिलता रहेगा इसी को लिखेंगे। और लेकिन हाँ, आफ्टर 58 ईयर्स उसके बाद मुझे लगता है कि वक्त काफ़ी मिलेगा, और तब मुझे लगता है कि अपने पैशन को, जो मैं अब कभी कभी बहुत कम टाइम दे पाता हूँ, तब मैं बहुत ज़्यादा, जो अभी मेरा प्लान है कि तब बहुत कुछ करूँगा। क्रिएटिविटी के जो काम होंगे और लेखन में ज़्यादा से ज़्यादा मैं जुड़ूंगा। अभी मुझे लगता है कभी कभी मैं पीछे छूट जाता हूँ, हालांकि जैसे ही मुझे वक्त मिलता है ज़रूर उसमें लिखने का प्रयास होता है। और शायद इसी वजह से मैं मात्र 2 सालों के अंदर मैं 9 पुस्तकें ला सका, कि 9 पुस्तकें लाना, और वो भी सिर्फ ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख डाला, सबके ऊपर बहुत 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 पहले सोचता हूँ कि ये चीज़ें, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर मैंने लिखा, वो सारे पहले आर्टिकल मैंने पढ़े कि एनईपी 2020 कहता क्या है। ऐसे मैंने मैं कोटा है लिखा, उससे पहले मैंने 4 महीने पूरी स्टडी की इस चीज़ को,
कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं, ये हालात ये चल रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, तो पहले तो ये चीज़ें कम नहीं है। इसके बाद फिर भी मुझे लगता है कि पैशन है, और ये पैशन ऐसा है कि ये एक सामाजिक रूप से हमें जिम्मेवार भी बनाता है। अपना रोल केवल हम अपने लिए नहीं जी रहे, समाज के लिए भी हमारी जिम्मेवारी है। तो इस रोल को मैं और आगे आफ्टर 58 ईयर्स इसको बखूबी निभाने का प्रयास करूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और क्योंकि अब हम कार्यक्रम के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि इससे अंतिम जो है उससे जाने से पहले हम हमारे व्यूअर्स को, हमारे श्रोताओं को आपकी एक जो कविता है वो सुनने को मिले। कविता मैं बीच में भी बोलता रहा वैसे, फिर भी मैं एक दो कविता और सुना देता हूँ। जैसे एक कविता है, इस शहर में स्वागत है। झूठा अभिमान है, किताबी ज्ञान है, डिग्री का कॉलेज है, गूगल की नॉलेज है इस शहर में, लेकिन पिता की नसीहत नहीं है। झूठा अभिमान है, किताबी ज्ञान है, डिग्री का कॉलेज है, गूगल की नॉलेज है इस शहर में, लेकिन पिता की नसीहत नहीं है। गर्मी में सेब और सर्दी में आम, गर्मी में सेब और सर्दी में आम, लंच में पनीर, नाश्ते में बादाम इस शहर में, लेकिन माँ का चूल्हा नहीं है। इस शहर में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, मैं मतलब साथ 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 कि बहुत कुछ है, लेकिन हम कहाँ मिस कर जाते हैं। जैसे सब कुछ है, लेकिन पापा पिता जो हैं, जो जिस तरह से वो गाइड करेंगे हमें, वो चीज़ नहीं है इस शहर में। इसी तरह से हमारे पास वैरायटीज है, हम बाहर जाकर के भी खा सकते हैं 5 स्टार में, लेकिन जो बात माँ के चूल्हे पर जाकर के खाने में है वो नहीं है इस शहर में। बड़े से कमरे हैं, छोटे से परिवार, बड़े बड़े से कमरे हैं, छोटे से परिवार, ऊंची ऊंची मीनारें हैं, पक्की दीवार इस शहर में, लेकिन घर से खेत का वो कच्चा रास्ता नहीं है इस शहर में। पैशन है, फैशन है, पैशन है, फैशन है, टैटू है शरीर पर, मुंह में चांदी की चम्मच, इतराते तकदीर पर इस शहर में। ध्यान दीजिएगा मैम, पैशन है, फैशन है, टैटू है शरीर पर, मुंह में चांदी की चम्मच, इतराते तकदीर पर इस शहर में, लेकिन नजर उतारने वाली दादी नहीं है, नजर उतारने वाली दादी नहीं है इस शहर में। मम्मी है, डैडी है, फेसबुक और इंस्टाग्राम, मम्मी है, डैडी है, फेसबुक और इंस्टाग्राम, बगल में छुरी, मुंह पर है राम इस शहर में, लेकिन चाची, मौसी, दादा, नाना, नानी नहीं है इस शहर में, इस शहर में। ये कविता है ना, इस बहुत तरह। अच्छी। और बिल्कुल जैसा कि आपकी कविताएं एक संदेश के साथ ही जो है वो खत्म होती हैं, और आप बहुत ही सकारात्मक लिखते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि सिर्फ मन के भावों को लिख देना भर ही आपको लेखक नहीं बनाता। एक सामाजिक सरोकार होता है, एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है कि आप समाज को क्या दे रहे हैं, और मुझे लगता है आप बिल्कुल उस पर, आपकी जो लेखनी है वो उस पर बिल्कुल खरी उतरती है। और क्योंकि अब कार्यक्रम की ओर बढ़ रहा है, और हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप कुछ संदेश दें, 2 शब्द कहें। जी, व्यूअर्स के लिए, जैसा कि क्योंकि ये साहित्यिक चर्चा चल रही है हमारी, तो मैं ये मान के चलता हूँ संवेदनशीलता की मैं बातें कर रहा था, और जो हमें देख रहे हैं नो डाउट वो संवेदनशील ही होंगे जो साहित्यिक चर्चा के इंटरव्यू को देखेंगे। तो मेरा ये मानना है कि समय समय पर अच्छे अच्छे बहुत सारे नए नए जो लेखक हैं, आप उनको ज़रूर देखने का, सुनने का प्रयास कीजिएगा। केवल और केवल जो साहित्यिक, जब हम चर्चा की बातें करते हैं, या तो केवल मुंशी प्रेमचंद की मैं बातें करूं, रविन्द्रनाथ टैगोर की मैं बातें करूं, मैं लियो टॉल्स्टॉय की बातें करूं, मैं विलियम वर्ड्सवर्थ की बातें करूं, मेरा ये मानना है कि केवल उनके चक्करों में आपके चारों ओर जो हैं, आप उन पर नजर डालने की कोशिश करें। या दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि वक्त मिला, ठीक है, आप कर लीजिए, पुरानी किताबों में पुराने साहित्य को भी ढूंढ सकते हैं आप, लेकिन मैं फिर अगेन वहीं पर आता हूं कि अतीत प्रेरणा तो लीजिएगा आप, लेकिन जीवन तो आपको वर्तमान में जीना है। तो वर्तमान में एट प्रेजेंट आपके चारों ओर अच्छे अच्छे जो लोग हैं, सकारात्मकता से भरे हुए, चाहे वो लेखन का कार्य कर रहे हैं, चाहे वो एमएनसी में काम कर रहे हैं, आप अपने चारों ओर देखें। और मैं फिर वही
कि आप सकारात्मकता देखें कि इस बंदे में, इस रिश्तेदार में, इस लेखक में, इस बच्चे में अच्छी बात क्या लगी मुझे, बस आप वो नोट करते चलें। अरे वाह, वहाँ से तो ये बात बड़ी अच्छी है, मैं फला जगह गया, ये बात बहुत अच्छी है, या भाई इसकी किताबें मैंने देखा, इसको ऑनलाइन देखा, ये तो बड़ा अच्छा लिखता है, यहाँ पर 4 लाइनें इसकी ये बात अच्छी आ रही हैं, बात जो दिल तक उतर गई। तो आप उन चीज़ों को इकट्ठी करने की कोशिश करें कि जो भी चीज़ जहाँ से भी जो वर्तमान में दिल पर उतर जाए, उनको प्रेज़ कीजिए आप, दिल खुल करके प्रेज़ कीजिएगा, उसमें कंजूसी ना करें। कई बार हमारे साथ दिक्कतें होती हैं, अच्छा लग रहा है हमें लेकिन हम कह नहीं पाते, हाँ अच्छा लग रहा है। तो व्यूअर से मेरा यही कहना है कि आप चारों ओर बहुत अच्छा माहौल है, उस अच्छे को कलेक्ट कीजिए और जिसकी बदौलत आप उस अच्छे को इकट्ठा कर रहे हैं, नो डाउट उनको प्रेज़ भी कीजिए। उन्हें उत्साहवर्धन मिलेगा, उन्हें प्रेरणा मिलेगी, वो और कुछ अच्छा कर सकेंगे। यही संदेश है। बिल्कुल, और मुझे लगता है किसी की तारीफ करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए एक बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। बिल्कुल। और हम कहीं ना कहीं उसमें कंजूसी कर जाते हैं कि जब भी कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो हमारा अहम जो है वो आड़े आता है, वो आड़े तो आ हम जाता अच्छा नहीं बोल पाते, और यही हम अपनी जो इंसानियत है कहीं ना कहीं वो ख़त्म कर रहे हैं। अगर हम अच्छे की तारीफ करेंगे तो बिल्कुल मुझे लगता है कि हमें भी कहीं ना कोई अच्छा ज़रूर बोलेगा। तो बस यही करते रहें, दुनिया अपने आप ही अच्छी बनती जाएगी। और अब 2 शब्दों से मैं जलवंत सिंह जी का आभार प्रकट करना चाहूँगी कि बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो दुनिया में कि बहुत याद रहो, ऐसा वाह। कुछ करके चलो दुनिया में कि बहुत याद रहो। और मैं जलवंत सिंह जी का हमारे मंच पर आज आप आए और हमारे साथ अपनी साहित्यिक यात्रा आपने साझा की, हमारे दर्शकों को अपनी साहित्यिक यात्रा के बारे में आपने इतनी अच्छी चीज़ें बताई, इतनी अच्छी बातें बताई और इतनी प्यारी कविताएं जो आपने सुनाई, उसके लिए मंच की ओर से मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, आपने इतना कीमती समय हमें दिया। और मुझे लगता है कि अगर आज एक भी व्यक्ति, एक भी शिक्षक अगर यहाँ से कुछ सीख कर जाता है, हमारे इस प्रोग्राम से कुछ सीखता है, तो ये छोटा सा जो प्रयास है वो बिल्कुल सफल होगा। और सबको मुझे लगता है बहुत आनंद आया होगा। आप जितना सकारात्मक लिखते हैं, बहुत ही सकारात्मक चर्चा रही। इसके साथ ही अब हम विदा लेते हैं हमारे व्यूअर्स से, हमारे दर्शकों से, अगले रविवार तक के लिए, जहाँ हम फिर से हाजिर होंगे एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगले रविवार तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।